नमस्कार। मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं सामाजिक कहानियाँ चैनल। दोस्तों, आज की जो कहानी है उसका नाम है मड़िया और इस कहानी को लिखा है मशहूर उपन्यासकार कहानीकार अमृता प्रीतम ने। तो आइए सुनते हैं अमृता प्रीतम की लिखी हुई कहानी मड़िया। संध्या गहराने को थी जब विद्या के पति जयदेव अपने काम से वापस आए और विद्या ने घर का दरवाज़ा खोलते हुए देखा। उनके साथ एक अजीब सा दिखता आदमी था, बहुत मैला सा बदन और गले में एक लंबा सा कुर्ता पहने हुए। विद्या ने कुछ पूछा नहीं, पर कुछ पूछती हुई निगाहों से अपने पति की ओर देखा। जयदेव हल्का सा मुस्कुरा दिए और विद्या से नहीं उस आदमी से कहने लगे, यह बीबी जी हैं, बहुत अच्छी हैं। तुम मन लगा कर काम करोगे तो बहुत खुश होंगी। घर के भीतर आते हुए जयदेव ने बरामदे में पड़ी हुई एक चटाई की ओर देखा और उस आदमी से कहने लगे, तुम यहाँ बैठो, फिर हाथ पैर धो लेना। और घर के बड़े कमरे की ओर जाते हुए विद्या से कहने लगे, तुम चाहती थी कि काम के लिए कोई ऐसा आदमी मिले जो खाना पकाना भले ही न जानता हो मगर ईमानदार हो। विद्या ने कुछ घबराई सी पूछा, इसे कहाँ से पकड़ लाए हो? आहिस्ता बोलो, जयदेव ने कमरे के दीवान पर बैठते हुए कहा और पूछा, मनु कहाँ है? खेलने गया है, अभी आता होगा। लेकिन यह आदमी, विद्या कह रही थी। जब जयदेव कहने लगे, मनु से एक बात कहनी है। यह बहुत सीधा आदमी है, लेकिन डरा हुआ है, खासकर बच्चों से डरा हुआ है। एक मेरे दफ्तर के शर्मा जी हैं, उनके पास था। वे इसकी मेहनत की और ईमानदारी की तारीफ करते हैं, लेकिन उनके बच्चे उनके बस की बात नहीं है। उनके 5 बच्चे हैं, एकदम से शरारती। इसका कुछ जरा इसका कद जरा लंबा है। वे इसे शुतुरमुर्ग कहकर परेशान करते थे। इनकी शर्मा जी की पत्नी भी तेज मिजाज की हैं। यह कितनी बार उनके घर से भाग जाता था, लेकिन कहीं ठिकाना नहीं था। वे फिर से पकड़कर इसे ले जाते थे, लेकिन यह कुछ सीख भी पाएगा, विद्या कह रही थी। जब जयदेव कहने लगे, ऊपर का काम तो करेगा, घर की सफाई करेगा, बर्तन करेगा, सिर्फ मनु को अच्छी तरह समझा देना कि वह इससे बदसलूकी न करे, फिर देखेंगे। अब एक प्याला चाय दे दो, उसको भी चाय पूछ लेना। विद्या कमरे से लौटने को हुई, फिर भीतर के छोटे कमरे में जाकर एक कमीज पाजामा निकाल कर लाई और हाथ में साबुन का एक टुकड़ा और एक पुराना सा तौलिया लेकर बाहर चटाई पर बैठे हुए उस आदमी से पूछने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब नहीं दिया और विद्या कुछ खामोश रहकर कहने लगी, देखो, आंगन में उस दीवार के पीछे एक नल है, वहां जाकर नहा लो अच्छी तरह साबुन से और यह कपड़े पहन लो। वह आदमी सिर झुकाए बैठा था। उसने एक बार डरी हुई सी आंखों से ऊपर को देखा, पर उठा नहीं, न विद्या के हाथ से कपड़े लिए। इतने में जयदेव उठकर आए और बोले, मड़िया उठो, जैसे बीबी जी कह रही हैं, यह कपड़े ले लो और वहां जाकर नहा लो। पास से विद्या मुस्कुरा दी, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है मड़िया। मड़िया ने आहिस्ता से उठकर विद्या के हाथ से कपड़े भी ले लिए, साबुन और तौलिया भी, और जहां उन लोगों ने संकेत किया था वहां आंगन में बनी एक छोटी सी दीवार की ओर चल दिया। विद्या ने रसोई में जाकर चाय बनाई। मड़िया के लिए एक गिलास चाय वहां रसोई में ही रख दी और बाकी चाय 2 प्यालों में डालकर बड़े कमरे में चली गई और फिर
जब मड़िया नहाकर कमीज पजामा पहनकर रसोई की तरफ आया तो विद्या ने उसे चाय का गिलास देते हुए एक नज़र हैरानी से उसकी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराती हुई बड़े कमरे में जाकर जयदेव से कहने लगी, जरा देखो तो उसे, आप पहचान नहीं सकेंगे। वह अच्छी खासी शक्ल का है और भरी जवानी में है। मैं समझी थी बड़ी उम्र का है। और कुछ ही दिनों में विद्या इत्मीनान से अपने पति से कहने लगी, एकदम कहना मानता है, कुछ बोलता नहीं, लेकिन दिन भर घर की सफाई में लगा रहता है। मनु से थोड़ी थोड़ी बात करने लगा है। वह इसे अपनी किताबों से तस्वीरें दिखाता है तो यह खुश हो उठता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती। अकेले में बैठता है तो अपने से कुछ बोलता रहता है। लगता है थोड़ा सा पागल है। घर की दीवार से सटा हुआ एक नीम का पेड़ था। वह मड़िया जब भी खाली होता उस पेड़ के नीचे बैठा रहता। उस वक्त अगर कोई पास से गुजरे तो देख सकता था कि वह अकेला बैठा आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस तरह बोलता था जैसे किसी से बात कर रहा हो, और वह भी कुछ गुस्से में। विद्या को उसका यह रहस्य पकड़ में नहीं आता था और एक दिन पेड़ के मोटे से तने की ओट में होकर विद्या ने सुना वह मड़िया एक दुख और गुस्से में जाने किससे कह रहा था, सब काम खुद करती है, साग सब्जी कैसे पकाना है मुझे कुछ नहीं सिखाती, आटा भी नहीं मलने देती। विद्या से रहा नहीं गया। वह जोर से हंस पड़ी और पेड़ की ओट से बाहर आकर कहने लगी, मड़िया तुम खाना पकाना सीखोगे? आओ मेरे साथ। तूने मुझसे क्यों नहीं कहा? यह मेरी शिकायत किससे कर रहा था? मड़िया शर्मिंदा सा नीम से झड़ती हुई पत्तियां बुहारने लगा। मड़िया अब साग सब्जी भी काटने पकाने लगा था और बाजार से खरीद कर भी लाने लगा था। एक दिन बाजार से भिंडी लानी थी। मड़िया बाजार गया तो करीब 1 घंटा लौटा नहीं। आया तो उसके हाथ के थैले में बहुत छोटी छोटी और ताज़ी भिंडियाँ थीं, लेकिन उसका सांस ऐसे फूल रहा था जैसे कहीं से भागता हुआ आया हो। आते ही कहने लगा, देखो जी कितनी अच्छी भिंडी लाया हूँ, पास वाले बाजार से नहीं, उस दूसरे बड़े बाजार से लाया हूँ। विद्या ने भिंडी को धोकर छलनी में डाल दिया पानी सुखाने के लिए और कहने लगी, भिंडी तो बढ़िया है, क्या इस बाजार में नहीं थी? मड़िया कहने लगा, इस बाजार में जहाँ आप लोग सब्जी लेते हैं वह आदमी बहुत खराब है। आपके उसके पास पकी हुई और बासी भिंडी थी। वह कहता था मैं वहीं से ले जाऊं और साथ मुझे जहर भी दे देता था। जहर? विद्या चौंक गई और मड़िया की ओर ऐसे देखने लगी जैसे वह आज बिल्कुल पगला गया हो। पूछा, वह तुम्हें जहर क्यों देने लगा? मड़िया जल्दी से बोल उठा, इसलिए कि मैं उसकी सड़ी हुई भिंडी खरीद लूं। कहता था मैं जो सब्जी देता हूँ तुम चुपचाप ले लिया करो, मैं रोज के तुम्हें 20 पैसे दूंगा। इस तरह के पैसे जहर होते हैं। विद्या मड़िया की ओर देखती रह गई, फिर हल्के से मुस्कुरा कर पूछने लगी, यह तुम्हें किसने बताया था कि इस तरह के पैसे जहर होते हैं? मड़िया आज बहुत खुश था। बताने लगा, माँ ने कहा था जब मैं छोटा था, किसी ने मुझे किसी दूसरे के बाग से आम तोड़कर लाने को कहा था और मैं तोड़ लाया था। उस आदमी ने मुझे 50 पैसे दिए थे और जब मैंने माँ को दिए तो कहने लगी, यह जहर तू नहीं खाएगा, जाओ उस आदमी के पैसे उसी को देकर आओ और फिर से किसी के कहने पर तू चोरी नहीं करेगा। और विद्या चुपचाप उसकी ओर देखती रह गई थी। उस दिन उसने मड़िया से पूछा, अब तुम्हारी माँ कहाँ है?
तुम उसे गांव में छोड़कर शहर क्यों आए हो? मरिया माँ के नाम से बहुत देर चुप रह गया। फिर कहने लगा, माँ नहीं है, मर गई। मेरा गांव में कोई नहीं है। दिन गुजरते गए और विद्या को लगने लगा जैसे मरिया को अब इस घर से मोह हो आया है, खासकर मनु से, जो उसे पास बिठाकर कई बार कहानियां सुनाता है। और एक दिन जब मनु ने किसी बात की जिद में आकर रोटी नहीं खाई थी, तो विद्या ने देखा था कि मरिया ने भी रोटी नहीं खाई थी। एक शाम विद्या ने अपनी अलमारी खोलकर हरे रेशम का एक सूट निकाला, जो उसे कल सुबह कहीं जाने के लिए पहनना था। देखा कि कमीज पर कितनी ही सलवटें थी। उसने मरिया को कहा, जाओ अभी यह कमीज प्रेस करवा के ले आओ। बिंदिया से कहना अभी चाहिए। मरिया गया, पर उल्टे पांव लौट आया और कमीज पलंग पर रख दी। विद्या ने पूछा, क्या हुआ? बिंदिया ने कमीज प्रेस नहीं की? वह नहीं करती। मरिया ने इतना कहा और रसोई में जाकर बर्तन मलने लगा। विद्या ने फिर आवाज़ दी, मरिया क्या हुआ? वह क्यों नहीं करती? जाओ उसे बुला कर लाओ। मरिया उसी तरह बर्तन मलता रहा, गया नहीं। तो फिर विद्या ने कहा। जवाब में मरिया कहने लगा, साहब आते ही होंगे, अभी मुझे आटा मलना है, अभी दाल भी पकी नहीं और अभी चावल बीनने हैं, और मनु साहब ने कुछ मीठा पकाने को कहा था। अभी विद्या हैरान थी कि आज मरिया को क्या हो गया। उसने आज तक किसी काम में आनाकानी नहीं की थी। और विद्या ने कुछ ऊंची आवाज़ में कहा, मैं देख लेती हूँ रसोई में, तुम जाओ। बिंदिया को अभी बुला कर लाओ। मरिया वही बर्तन छोड़कर गया, लेकिन उल्टे पांव लौट आया। कहने लगा, वह नहीं आती, और फिर चुपचाप बर्तन मलने लगा। विद्या की पकड़ में कुछ नहीं आ रहा था। वह सोच रही थी, जाने क्या हुआ, बिंदिया ऐसी तो नहीं थी। इतने में दरवाजे की ओर से बिंदिया की पायल सुनाई दी, और वह हंसती हंसती आकर कहने लगी, आप मुझे कमीज दीजिए, मैं अभी प्रेस किए देती हूँ। पर हुआ क्या है? विद्या ने पूछा। तो बिंदिया हंसने लगी। मरिया से पूछो, वह तो कुछ बताता नहीं, विद्या ने कहा, और भीतर जाकर कमीज ले आई। उसने फिर मरिया की ओर देखा और पूछा, बोलो मरिया, क्या बात हुई थी? तू तो कहता था वह प्रेस नहीं करती, और देखो वह खुद लेने आई है। मरिया ने न इधर को देखा और न कोई जवाब दिया। बिंदिया हंसती रही और फिर कहने लगी, बात कुछ नहीं थी। यह जब भी आपके कपड़े लेकर आता था, मैं इसे मजाक से कहती थी, देखो इतने कपड़े पड़े हैं, पहले यह प्रेस करूंगी और फिर तुम्हारे कपड़े। अगर अभी करवाने हैं तो नाच कर दिखाओ। और यह हंसता भी था, नाचता भी था, और मैं सारा काम छोड़कर आपके कपड़े प्रेस करने लगती थी। आज पता नहीं क्या हुआ, मैंने इसे नाचने को कहा तो यह वहाँ से भाग आया। मैंने मजाक में कहा था, अब मैं कमीज प्रेस नहीं करूँगी। विद्या चुपचाप सुनती रही, फिर कहने लगी, और क्या बात हुई थी? बिंदिया हंसते हंसते कहने लगी, और तो कोई बात नहीं हुई। आज तो इसे मेरी माँ ने एक लड्डू भी दिया था खाने को, लेकिन यह लड्डू भी वहाँ छोड़ आया। तुम काहे का लड्डू इसे खिला रही थी? विद्या ने मुस्कुरा कर पूछा। तो बिंदिया कुछ सकुचाती सी कहने लगी, मेरी सगाई हुई है, माँ ने इसे वही लड्डू दिया था। बिंदिया यह कहकर चली गई, कमीज प्रेस करके लाई। फिर से जाती बार मरिया को कहती गई, अरे तू आज किस बात से रूठ गया? पर मरिया ने उसकी ओर नहीं देखा, खामोश दूसरी ओर देखता रहा। रात हुई, सबने खाना खाया।
मनु ने रोज़ की तरह मरिया को बुलाकर कुछ तस्वीरें दिखाई, पर मरिया सबकी ओर कुछ इस तरह देखता रहा जैसे कहीं बहुत दूर खड़ा हो और दूर से किसी को पहचान न पा रहा हो। सुबह की चाय मरिया ही सबको कमरे में देता था, सूरज निकलने से पहले। लेकिन जब सूरज की किरण खिड़की में से विद्या की चारपाई तक आ गई, तब भी कहीं मरिया की आवाज़ नहीं आ रही थी। विद्या जल्दी से उठी, रसोई घर में गई, पर मरिया वहाँ नहीं था। जयदेव भी उठे, देखा, कुछ परेशान हुए, पर विद्या ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं बाहर नीम के पेड़ तले देखती हूँ, वह जरूर वहीं होगा। और जिस तरह आगे एक बार विद्या ने हौले से जाकर पेड़ के तने की ओट में होकर मरिया को देखा और सुना था, वहाँ गई तो मरिया सचमुच वहीं था, अपने में खोया सा, कहीं अपने से बाहर, बहुत दूर, और कांपते से होठों से बोले जा रहा था, जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी अलसी हो, तुम वही हो अलसी, जाओ जाओ। विद्या ने मरिया के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और आहिस्ता से कुछ इस तरह बोली जैसे नीम के पेड़ से नीम की पत्तियां झड़ रही हो। अलसी कौन थी? वह कहाँ चली गई? मरिया की आंखें कुछ इतनी दूर देख रही थी कि पास कौन खड़ा था उसे पता नहीं चल रहा था, पर एक आवाज़ थी जो फिर से उसके कानों से टकराती रही थी। कौन थी अलसी? मरिया अपने में खोया सा बोलने लगा, वह मेरे साथ खेलती थी, हम दोनों जंगल में खेलते थे। कहती थी नदी के पार जाओ और उस पार की बेरी के पेड़ तोड़ कर लाओ। मैं नदी में तैर जाता था और दूसरे किनारे पर से बेर लाता था। वह कहाँ चली गई? विद्या की आवाज़ हवा के झोंके की तरह उसके कानों में पड़ी तो वह कहने लगा, अलसी का ब्याह हो गया, वह चली गई। विद्या ने मरिया के कंधे को झकझोरा, कहा, चलो उठो। मरिया एक बार विद्या की ओर देखा, पर कहा कुछ नहीं। उसी तरह फिर खला में देखने लगा। विद्या ने फिर एक बार पूछा, अलसी ने जाते समय तुम्हें कुछ नहीं कहा था? मरिया अपने बदन पर झड़ती नीम की पत्तियों को मुट्ठी में भरता हुआ कहने लगा, आई थी ब्याह के लड्डू देने के लिए। और मरिया मुट्ठी खोलकर नीम की पत्तियों को जमीन पर बिखेरता कहने लगा, मुझे लड्डू खिलाती है। विद्या ने उसके सिर पर से नीम की पत्तियां झाड़ते हुए कुछ जोर से कहा, अब उठो, चलो चाय बनाओ। मरिया एक फरमाबरदार की तरह उठ खड़ा हुआ और घर में आकर चाय बनाने लगा। वह छुट्टी का दिन था। विद्या को और जयदेव को आज कहीं जाना था, इसलिए चाय पीकर मनु को घर में छोड़कर चले गए। दोपहर ढलने लगी। जब वे वापस आए तो घर में मनु था, मरिया नहीं था। मनु ने बताया, उसे खिलाया था, फिर कहीं चला गया और अभी तक आया नहीं है। जयदेव उसकी तलाश में घर से निकलने लगे तो विद्या ने कहा, वह आपको नहीं मिलेगा। वह आज दूसरी बार अपना गांव छोड़कर चला गया है। जयदेव ने विद्या की ओर देखा, पूछा, पर क्यों? विद्या कुछ देर खामोश रही, फिर कहने लगी, अब एक और अलसी का ब्याह होने वाला है। अभी आप सुन रहे थे अमृता प्रीतम की लिखी हुई कहानी मरिया। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।